Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग या क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग के इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। और ये हमारा पहला सेशन है एस्टिमेशन कॉस्टिंग या क्वांटिटी सर्विंग कॉस्टिंग का। ये जो टॉपिक है क्वांटिटी सर्विंग कॉस्टिंग, कहाँ पर सिलेबस में मेंशन है, थोड़ा सा वो डिस्कस करूंगा। तो यूनिट नंबर 10 है सिविल इंजीनियरिंग की। उसमें मेथड्स ऑफ एस्टिमेट, forms used in PWD, then specification, different measurement units, जो टॉपिक्स मेंशन्ड है वो सब सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सेशन को। सबसे पहले यहां पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज। ठीक है, आपके इसमें टाइप्स ऑफ एस्टिमेट मेंशन्ड है ना, मेथड्स ऑफ एस्टिमेट है। तो उसके लिए जो हमारे पास यहाँ पर एस्टिमेट क्या होता है, मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट जैसे मेंशन्ड है, तो हमें पहले मेथड्स जो एस्टिमेट की हैं, एस्टिमेट क्या होता है, ये सब भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले समझना है मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट क्या होता है। तो जैसा हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो एस्टिमेट जब हम बनाते हैं, एस्टिमेट का मतलब क्या है, एस्टिमेट का मतलब एक रिटर्न फॉर्मेट होता है। ठीक है, जिसमें जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या कोई भी एक्टिविटी है जब सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है, तो उसका एक प्रोसेस होता है कि जो भी प्रोजेक्ट होने वाला है भविष्य में, पहले उसकी अनुमानित लागत पता की जाए। उस अनुमानित लागत को हम एस्टिमेटेड कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट को हम और अलग शब्दों में, अलग अंदाज में क्या बोल सकते हैं, उसको हम प्रोबेबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, अनुमानित लागत। और एक और नाम इसका क्या हो सकता है, इसको हम एंटीसिपेटेड कॉस्ट भी बोलते हैं, भविष्य निधि, जो भविष्य में लगने वाली है किसी भी प्रोजेक्ट की। अभी वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ बट उसके बारे में सोचा जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है, तो उसकी अनुमानित लागत हम पता करेंगे। अब जो अनुमानित लागत पता करने की जो प्रोसेस है इसकी, उस प्रोसेस को एस्टिमेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन। मतलब एस्टिमेशन एक प्रोसेस हो गई। एस्टिमेशन की मदद से जो हम कॉस्ट पता करेंगे वो एस्टिमेटेड कॉस्ट या एंटीसिपेटेड कॉस्ट है। और जो एस्टिमेशन है उसका जो रिटर्न फॉर्मेट है जिससे हम ये कॉस्ट निकालेंगे, उसका जो रिटर्न फॉर्मेट है पूरा, जो से हम, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ के अगर एग्जाम निकालना चाहते हो, वो आपका उद्देश्य है। आपकी प्रोसेस क्या है? लेक्चर्स के थ्रू पढ़ना, तो वो प्रोसेस हो गई। बट आप जो नोट्स बना रहे हो उसको लिखकर उसी प्रकार से आप पढ़ पा रहे हो, तो वो जो नोट्स बना रहे हो वो एस्टीमेट कहलाता है। मतलब एस्टीमेट एक रिटर्न फॉर्मेट है। एस्टिमेशन का जो रिटर्न फॉर्मेट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने का जो रिटर्न फॉर्मेट है, उसे एस्टिमेट बोलते हैं। अब जो एस्टिमेट होते हैं वो दो प्रकार का होता है बेसिकली। ऐसे तो ये बहुत प्रकार के होते हैं, पर ऊपरी तौर से देखें तो ये दो प्रकार का है ब्रॉड मैनर में। एक है स्टेज 1, एक स्टेज 2। स्टेज 1 एस्टिमेट जो होता है वो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होता है, और किसी भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इसको सबसे पहले निकाला जाता है। ठीक है, इसमें डिटेल्ड में कैलकुलेशन नहीं करते, ऊपरी लेवल पे कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए ये उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। ये आपका थोड़ा सा लेस एक्यूरेट होता है, बट इसका पर्पस अलग होता है, इसलिए इसमें ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिया जाता है। वहीं पर जब प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बनता है, जब स्टेज 1 एस्टिमेट बनता है, तो इसकी मदद से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलता है डिपार्टमेंट को, प्रशासनिक मंजूरी, कि वो प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए या नहीं। अब अगर पब्लिक डिमांड अच्छी है, फंड अवेलेबल है, एस्टिमेटेड कॉस्ट फंड से कम आ रही है, तो प्रोजेक्ट के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो हामी भरेगा कि हाँ, इस प्रोजेक्ट के बारे में अब आगे वर्कआउट करें, इस प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलना। अब जब वो मिल जाएगा तो उसके बाद अगली स्टेज पे जाएंगे, उसको स्टेज 2 एस्टिमेट बोला। और वो जो एस्टिमेट होता है वो डिटेल्ड एस्टिमेट होता है। डिटेल्ड एस्टिमेट का एक और नाम आइटम रेट एस्टिमेट होता है, और आइटम रेट का एक और नाम यूनिट प्राइस एस्टिमेट होता है। एक और नाम क्या होता है? यूनिट प्राइस एस्टिमेट। तो ये जो होता है ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, इसमें हर एक कैलकुलेशन को बारीकी से किया जाता है, काफी एक्यूरेसी का ध्यान रखा जाता है, ताकि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट इससे निकल कर आए वो फाइनल कॉस्ट जो आएगा पूरा प्रोजेक्ट में, जो लागत लगने वाली है, उसके आसपास आए। इसमें गलतियां हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि मोस्ट रिलायबल कौन होता है, तो वो होगा डिटेल्ड एस्टिमेट, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी हम ज्यादा रखते हैं। प्रिलिमिनरी तो रफ एस्टिमेट होता है। प्रिलिमिनरी का एक और नाम में ही छुपा है,
इसका एक और नाम होता है रफ कॉस्ट एस्टीमेट, इसका एक और नाम होता है अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। अगला इसमें समझना है क्यूब रेट एस्टीमेट और जो प्लिंथ एरिया है वो इसी के दो वैरायटी हैं। जो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट है जब बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं तो उसी की दो वैरायटी आ जाती है, प्लिंथ एरिया और क्यूब रेट एस्टीमेट। सो ये यहां पर प्रिलिमिनरी एस्टीमेट जो मैंने आपको बताया उसके पूरे नाम लिखे हुए हैं, इसको एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट बोलते हैं। इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिलिमिनरी स्टडीज ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। ठीक है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट बिल्डिंग्स पे लगता है, इतना बस ध्यान रखना है, और होता वो प्रिलिमिनरी का ही एक वैरायटी है। और क्यूब रेट एस्टीमेट जो होता है उसमें क्यूबिकल कंटेंट मतलब बिल्डिंग का वॉल्यूम निकालते हैं, उस आधार पे करते हैं। और जो बिल्डिंग बनने वाली है उसका जो प्लिंथ एरिया होता है उसके आधार पे कैलकुलेशन किया जाता है कॉस्टिंग का, और ये भी प्रिलिमिनरी की एक वैरायटी है। डिटेल्ड एस्टीमेट जो होता है उसका एक और नाम आइटम रेट यूनिट प्राइस होता है। उसमें हर एक कैलकुलेशन कितना रिसोर्सेज लगने वाले हैं। जब भी फील्ड में कंस्ट्रक्शन होता है तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो 3M होते हैं, एक मटेरियल, एक मेन पावर, एक मशीन। तो तीनों का लगभग कितनी लागत आ रही, कितनी क्वांटिटी लगेगी, और क्वांटिटी का रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आएगा। तो वो कितनी लगने वाली है वो डिटेल्ड में हम काफी एक्यूरेट मैनर में निकालते हैं। तो डिटेल्ड एस्टिमेट जो है इसका पर्पस क्या है? जैसे सर आपने बताया कि प्रिलिमिनरी का पर्पस है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ये डिटेल्ड एस्टिमेट क्यों बना रहे? सीधे प्रोजेक्ट चालू कर देते। तो ये हम जो बना रहे हैं इससे हमें टेक्निकल अप्रूवल मिलता है। क्या मिलता है? टेक्निकल अप्रूवल या टेक्निकल सैंक्शन, तकनीकी मंजूरी। मतलब ये जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास जाएगा और वो चेक करेंगे पूरा एस्टिमेट सही है क्या, अगर हाँ तो फिर फाइनली प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। उसमें भी प्रोजेक्ट चालू नहीं होगा, पहले टेंडरिंग प्रोसेस होगी, अलग अलग दूल्हे बुलाए जाएंगे, और फिर जिसका लोएस्ट बीडर होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे, और उसके साथ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाएगी। मतलब टेंडरिंग के द्वारा दूल्हे ढूंढेंगे और कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा दूल्हे के साथ में शादी की जाएगी। दूल्हा मतलब कॉन्ट्रैक्टर। तो स्टेज 1 का जो हमारा पर्पस है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, ये इतना आपको ध्यान रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। अब इसमें एक टर्म और आती कंटीजेंसी। तो कंटीजेंसी का मतलब जब एस्टिमेट बनाते हैं थोड़ा सा मिसलेनियस चार्ज लेके चलना पड़ता है। जैसे मान लो हम कहीं पर भी घूमने जाने की प्लानिंग करते हैं वेकेशन पे, तो मान लो हमारा अड़ोसी पड़ोसी कहीं शिमला घूमने गया, उसका खर्चा आया 50,000 आज से 2 साल पहले या आज से 6 महीने पहले, और अगर हम जाने का प्लान कर रहे हैं उतने ही लोग, तो हम ऐसा नहीं कि सोचेंगे कि सिर्फ 50,000 ही होगा, हम थोड़ा 60,000 सोच के चलेंगे। वो 10,000 हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया कि हम ये सोचते हैं खुदा ना खास्ता कभी एक्स्ट्रा लग जाए। तो ऐसे ही हम हर चीज में करते हैं, और इसी प्रकार से प्रोजेक्ट में किया जाता है कि जब एस्टिमेट कॉस्ट निकालते हैं तो उतनी नहीं लेते, साथ में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिया जाता है, उसे कंटीजेंसी कहा जाता है। तो जो कंटीजेंसी होती है इसमें हाँ एरर ज्यादा है, एक्यूरेट कम है, तो इसमें 5 से 10% कंटीजेंसी लेते हैं। ऑफ द टोटल जितनी कॉस्ट आती है उसका 5 से 10% एक्स्ट्रा लिया जाएगा। और जो डिटेल स्टेज 2 एस्टिमेट है इसमें हमने बहुत एक्यूरेट निकाला है, तो इसमें हम 3 से 5% ही कंटीजेंसी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ द वर्क एक्सक्लूडिंग देयर क्वांटिटीज अलोंग विद द करंट रेट्स। उसमें ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे आइटम्स जो भी किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जितने भी वर्क इन्वॉल्व है, सारे मटेरियल है, उनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग मतलब क्वांटिटी मेंशन्ड नहीं होती है पर रेट्स मेंशन्ड होते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट को बच्चों शेड्यूल ऑफ या स्केड्यूल ऑफ रेट बोलते हैं। आप सिंपल सा ध्यान रखना, जो शेड्यूल ऑफ रेट है ये कौन पब्लिश करता है? तो ये CPWD पब्लिश करता है। कितने साल में शेड्यूल ऑफ रेट को रिवाइज किया जाता है? हर 3 साल में रिवाइज किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सारे वर्क का हर एक आइटम का कि जो मजदूर काम करेगा तो उसको 8 घंटे के उसमें कितना डेली भत्ता देना है, दैनिक वेज, डेली वेजेस जो होते हैं लेबर उनका डेली वेज लिखे होते हैं। सीमेंट की एक बैग सीमेंट कितने की आती है, एक कुंटल सरिया कितने का आएगा, एक ब्रिक कितने की आती है, सारी चीजें सबके रेट्स मेंशन्ड होते हैं। ठीक है, क्वांटिटी यहां पर मेंशन्ड नहीं होती है। तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपका आंसर होगा शेड्यूल ऑफ रेट। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला आता है यहां पर एनालिसिस ऑफ रेट। क्या होता है ये बता दिया। एनालिसिस ऑफ रेट वो होता है जिससे हम डिफरेंट जो भी वर्क होते हैं उसका कितना हमें कॉस्टिंग आने वाली है। कॉस्टिंग आने वाली है मतलब रेट का मतलब ये होता है
कितना रुपीस लगने वाला है पर क्यूबिक मीटर या पर स्क्वायर मीटर या पर रनिंग मीटर। कोई भी काम कर रहे हैं तो कितना रुपए में होने वाला है पर यूनिट क्वांटिटी, उसको रेट एनालिसिस बोलते हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर वह डिस्क्रिप्शन होता है, टेंडर एक वह प्रक्रिया है, टेंडर एक एडवर्टाइजमेंट होता है जिसके द्वारा हम कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा जाता है। जो भी प्रोजेक्ट होने वाला है उसकी पूरी जानकारी देना, उसका पूरा एडवर्टाइजमेंट देना, उसे टेंडरिंग प्रोसेस बोलते हैं, जिसके द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा जाता है। और जो एडवर्टाइजमेंट है उसे एनआईटी बोलते हैं, और एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, यानी नोटिस इनवाइटिंग टेंडर के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट क्या होता है? जो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और शेड्यूल ऑफ रेट मैंने आपको बता दिया। सीपीडब्ल्यूडी पब्लिश करती है, हर 3 साल में रिवाइज होता है, क्वांटिटी नहीं होती, रेट मेंशन्ड होता है सारी चीजों का। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट। जो भी पब्लिक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कौन सा वो व्यक्ति होगा जो सबसे टॉप लेवल पे होता है, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करता है? असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव, सुपरिंटेंडिंग और चीफ। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? चीफ इंजीनियर। सबसे पहले चीफ इंजीनियर आता है, देन उसके बाद सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर आएगा, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आएगा, फिर असिस्टेंट इंजीनियर आएगा, असिस्टेंट इंजीनियर के नीचे जूनियर इंजीनियर आएगा या सब इंजीनियर आएगा, और चीफ इंजीनियर से ऊपर भी एक और होता है कभी कभी कुछ डिपार्टमेंट में, सब ने नहीं, उसको बोलते हैं इंजीनियर इन चीफ, ईएनसी। उसको इंजीनियर इन चीफ कहा जाता है, ईएनसी कहा जाता है, पर वो कुछ डिपार्टमेंट में होता है कुछ में नहीं। तो चीफ इंजीनियर हम हायर अथॉरिटी बोल सकते हैं। अगला हमारे पास है द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन द परचेस वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज की मूल्य में गिरावट आना। आपने कार खरीदी 10 लाख की, 2 साल बाद 4 साल बाद उसकी कीमत 6 लाख हो गई, अपने आप हो गई ना, भले आपने कितना अच्छा मेंटेन कराओ। जब आप उसका इंश्योरेंस कराओगे तो कम ही इंश्योरेंस हो पाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, ये डेप्रिसिएशन हो गया। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें जितने में हमने वो खरीदी, मतलब कैपिटल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो वो जो वैल्यू बचेगी उसकी वो कौन सी वैल्यू कहलाती है? तो उस वैल्यू को बच्चों बुक वैल्यू बोलते हैं, यानी बही मूल्य कहा जाता है। जब भी आप इनकम टैक्स वगैरह फाइल करते हैं तो आपके पास जितनी भी चीजें हैं उनकी हर साल जब ऑडिट जाती है, जो सीए जो होता है वो हर चीज का बुक वैल्यू लिखता है, असेट्स का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बुक वैल्यू, सही आंसर। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? स्क्रैप का मतलब नाम समझना, कबाड़, कबाड़ मूल्य। मतलब अगर किसी भी चीज को आप डिसमेंटल करके बेचो, जैसे मान लो कि आपका घर था पूरा खंडर हो गया, खराब हो गया, तो अब आपने क्या करा, घर को बेचना है, अभी जमीन की बात नहीं कर रहा, प्लॉट की बात नहीं कर रहा, तो आपने पूरे बिल्डिंग को तोड़वा दिया, उसका सरिया अलग बेच दिया, कंक्रीट और जो भी पत्थर वत्थर निकले उसको मलबे के फॉर्म में बेच दिया, वो सब कहलाता है स्क्रैप वैल्यू। उससे जो पैसा आपको मिला बेचकर 2000 रुपए 3000 रुपए, वो स्क्रैप है। सैल्वेज क्या है? सैल्वेज का मतलब है विदाउट डिसमेंटलिंग। जैसे मान लो आपको अपनी कार बेचनी है, तो अब आपने जब कार बेची तो आप कार ऐसे नहीं करोगे, कार का एक दरवाजा अलग बेचा, कार का एक शीशा अलग, अरे कार पूरी बेचोगे ना यार इकट्ठी, वो विदाउट डिस। तो कार की जो कीमत आपको मिली बेचने पर सेकंड, मतलब उसको जब आपने किसी को बेचा तो जो कार से आपको जो पैसा मिला वो सैल्वेज कहलाता है। और जंक वैल्यू, भैया जंक वैल्यू स्क्रैप का ही एक और भाई है, जंक का मतलब भी कबाड़ होता है। तो जंक और स्क्रैप एक ही चीज है। आपसे पूछ सकते हैं स्क्रैप वैल्यू किसी भी कमोडिटी की कितनी होती है? तो ये 10% होती है उसके कैपिटल कॉस्ट की। बस इतना आपको मेन ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये सारी डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। अगला आता है, अगर कोई भी काम कहीं भी फील्ड पे हो रहा है, उसकी जो लागत है वो 20,000 के बराबर है या उससे कम है, अब वर्क कॉस्टिंग ₹20,000, उसे क्या बोलेंगे? तो ऐसे काम को बच्चों पेटी कार्य बोलते हैं। पेटी वर्क मतलब फील्ड पे जब भी काम होते हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जब भी काम होते हैं, उन्हें 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पेटी कार्य, एक होता है माइनर वर्क, एक होता है मेजर वर्क।
तो ऐसे जो भी वर्क हैं जिनकी जो लागत है वो 20,000 से कम है या बराबर है तो पेटी कार्य में आते हैं, 20,000 से लेकर 1 लाख तक है तो माइनर में आते हैं, और 1 लाख से ऊपर है तो मेजर में आते हैं। साथ में ये ओल्ड नियम था, अब जो नया अमेंडमेंट आया है इसमें वो है, अगर 50,000 तक कोई भी काम है तो पेटी है, अगर 50,000 से लेकर 2 लाख तक कोई भी काम है तो माइनर है, और 2 लाख से ऊपर है तो मेजर है। पर आपको जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना। वैसे तो मोस्ट ऑफ ओल्ड वैल्यू ही अभी चल रही है, नई पर अभी क्वेश्चन नहीं बने, पर कभी आ जाए, मान लो आपसे पेटी पूछा है, ऑप्शन में ये ना हो तो फिर इस पे टिक कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास है मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स, ऐसा कोई एस्टिमेट नहीं होता। प्लिंथ एरिया, ये प्रिलिमिनरी का ही एक वैरायटी है। क्यूब रेट बताया था, ये भी प्रिलिमिनरी के वैरायटी हो। प्रिलिमिनरी रफ कॉस्ट होता है, अप्रॉक्सीमेट, तो सही ज्यादा जो है नाम में ही छुपा है। डिटेल्ड एस्टिमेट नाम में ही छुपा है, डिटेल लेवल पे कर रहे हैं, काफी एक्यूरेट होगा। अगला हमारे पास आता है फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेट विच मेथड इज जनरली यूज्ड इन पीडब्ल्यूडी। बिल्डिंग प्रोजेक्ट जब हम करते हैं एस्टिमेट का तो कौन सी मेथड जनरली पीडब्ल्यूडी में यूज की जाती है? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड, क्रॉसिंग मेथड और शॉर्ट वॉल मेथड। तो इसका ध्यान रखना है बच्चों, इसका आंसर कई जगह अलग अलग है। कुछ ऑथर्स लोग बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडी जो मेथड यूज करती है वो सेंटर लाइन मेथड है कैलकुलेशन के लिए, और कहीं पर लिखा है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड होती हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं टोटल मेथड्स कौन कौन सी होती हैं। तो एक हमारे पास मेथड होती है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, दूसरी हमारे पास मेथड होती है सेंटर लाइन मेथड, तीसरी हमारे पास मेथड होती है बे मेथड, बे मेथड, एक हमारे पास मेथड होती है पार्टली पार्टली सेंटर लाइन, पार्टली सेंटर लाइन, पार्टली लॉन्ग वॉल मेथड, पार्टली लॉन्ग वॉल मेथड। आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं कि जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है और सेंटर लाइन है, टाइम किस में कम लगता है? तो सबसे कम टाइम लगता है सेंटर लाइन में। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में टाइम ज्यादा लगता है। ज्यादा एक्यूरेट कौन है? तो ज्यादा एक्यूरेट जो है वो सेंटर लाइन है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल लेस एक्यूरेट है। अगला इसमें समझना, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल किस केस में यूज कर सकते हैं? तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल रेक्टेंगल शेप का जो रूम है या स्क्वायर शेप के रूम है, बस उसी में यूज किया जा सकता है। सेंटर लाइन मेथड किसी भी शेप ऑफ रूम के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब चाहे कमरे का साइज रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, सेंटर लाइन यूज कर सकते हैं। ठीक, इसमें एक और बात ध्यान रखना है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का एक और नाम है, इसका नाम है आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड। आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड हम किसे बोलते हैं? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? तो विच मेथड इज जनरली यूज्ड इन पीडब्ल्यूडी, तो इसके हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसका सेंटर लाइन मेथड। वैसे कुछ जगह इसका आंसर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल भी आपको मिल सकता है, बट वो इस तरह से कुछ लोग ऑथर्स लोग बोलते हैं क्योंकि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल पुरानी मेथड है, तो इसलिए पीडब्ल्यूडी उसको रिलाई करती है। बट एक्चुअल में जो सेंटर लाइन मेथड है वो एक्यूरेट ज्यादा है, तो इसलिए भी कुछ लोग इसका आंसर बोलते हैं कि सेंटर लाइन होगा। तो एक डिलेमा वाला क्वेश्चन है ये, जिसका क्योंकि एक क्वेश्चन ये फील्ड बेस्ड क्वेश्चन है, ये किसी किताब में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो पीडब्ल्यूडी कौन सी यूज करेगी, बट अगर देखें तो पीडब्ल्यूडी मोस्ट ऑफ केस में सेंटर लाइन यूज करती है। इसलिए अगर आप जो हमारी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हमें सेंटर लाइन पे टिक करना है क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, अगला ध्यान रखना है इसमें, नेक्स्ट, ये सारा इसमें कंडीशन लिखी। एस्टीमेट क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर यूजिंग थंब रूल, थंब रूल मतलब कोई फील्ड के नियम, ऐसा कुछ गलत है। रैंडम गेस गलत। प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर अराइव्ड एट बिफोर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन चालू होने से पहले ही कॉस्ट पता करना। और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन गलत बात है, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। एस्टीमेट का मतलब एस्टीमेट जो है वो एक्चुअल में तो रिटर्न फॉर्मेट है, बट क्यों करते हैं एस्टीमेट? प्रोबेबल कॉस्ट निकालना कंस्ट्रक्शन चालू होने से पहले। एक्चुअल कॉस्ट जो है उसका एक और नाम क्या है? एक्चुअल कॉस्ट का एक और नाम ये फाइनल कॉस्ट होती है।
ये फाइनल कॉस्ट है। ये कैसे पता चलेगी? पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद चलेगी। जितना भी खर्चा आया कंस्ट्रक्शन में उन सारे बिल को जोड़ लो तो फाइनल कॉस्ट मिल जाएगी। फाइनल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट हमेशा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ही मालूम चलती है, और प्रोबेबल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट पहले निकाली जाती है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है, प्रोबेबल कॉस्ट पहले निकालेंगे ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले पाए, टेक्निकल अप्रूवल ले पाए, टेंडरिंग प्रोसेस कर पाए, कॉन्ट्रैक्ट करा पाए। फाइनल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट तो बाद में निकाली जाती है कि फाइनली खर्चा कितना हुआ। अगला आता है द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एक जनरल, ये क्वेश्चन एस्टिमेशन कॉस्टिंग का नहीं है बट जनरली पूछ सकते हैं। ये हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर एक पॉइंट आता है। इन जनरली फील्ड में कुछ चीजें आती है, बार बेंडिंग शेड्यूल, तो वहां से क्वेश्चन उस इनडायरेक्ट वे में पूछ सकते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जनरली पूछ सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट होता है जहां बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। क्या करता है? साइन चेंज करता है। तो सही आंसर होगा जहां बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करे। इन जनरल इसको बस ऐसे ध्यान रखना। द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉइंग इज कन्वेड टू द एस्टिमेटर थ्रू। ये भी हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है। इसका ऑप्शन है स्पेसिफिकेशन, कवर नोट, प्रोग्रेस चार्ट, नन ऑफ दिस। ये बोलना चाह रहा है, जैसे मान लो कि आपके घर में कोई फंक्शन है और हलवाई आया। अब उससे गलतियां हो सकती हैं, आपने कुछ बहुत सारे आइटम्स बनाने, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? जनरली अगर कोई चीज आपको आती है और वो गड़बड़ कर सकता है तो आप किसी बड़े हलवाई से, बड़े शेफ से, या आप उसको लिख के दे देंगे पूरा कि ऐसे ऐसे पूरा कोई चीज बनानी है। या किसी को भी अगर आप समझा रहे हैं तो ऐसे ऐसे आप जनरली बनाते हैं। आपने देखे कई सारे से कुकिंग शोज आते हैं, वहां पे पूरी रेसिपी पहले वो लिख देते हैं कि पहले ये लेंगे, एक जनरल लिख देते हैं कि ऐसे ऐसे बनाना है, फिर मटेरियल, सामग्री, तो ऐसे लिखा जाता है। तो जैसे कुकिंग के आपने कभी वीडियोस देखे हो या कोई बुक देखी हो तो रेसिपी पूरी वहां लिखी होती है। तो कैसे बनाना है वो प्रोसेस भी लिखी होती है, और क्या क्या सामग्री चाहिए तो पहले मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखते हैं, फिर स्टेप्स लिखते हैं। ऐसे ही जब फील्ड में काम होता है तो जो डिपार्टमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर उसके लेबर्स को एक ऐसा चार्ट देगा, एक ऐसी बुक होगा, ऐसा पूरा इंफॉर्मेशन होगा जिसमें सब चीज, कोई भी काम कैसे करना है, कैसे किया जाना है, क्या क्या मटेरियल लेना है, वो सब उसमें डिटेल में लिखा होता है। और ऐसे इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। सो इन स्पेसिफिकेशन एक इंफॉर्मेशन है। अब आपसे पूछ सकते हैं स्पेसिफिकेशन किस किस काम में आता है? तो ऑब्वियस ही बात है, स्पेसिफिकेशन तो एक गाइडलाइन है, तो कई सारे काम में आएगी, पर इसके और भी कई दूसरे पर्पस होते हैं। एक पर्पस तो ये होता है कि अगर भविष्य में कभी ऑनर अपनी बात से पलट जाए या कॉन्ट्रैक्टर अपनी बात से पलट जाए कि आपने तो ऐसा काम ही नहीं बोला, ऑनर बोले मैंने ऐसा बोला है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में भी स्पेसिफिकेशन एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्यूशन के लिए काम आता है, साथ में वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है सारे काम का। ठीक है, अब इसमें भी एक बात समझना, जो स्पेसिफिकेशन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक हमारे पास होता है जनरल स्पेसिफिकेशन, और एक हमारे पास होता है इसमें डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। जनरल स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। जनरल का मतलब क्या है, मैं सिंपल भाषा में बोलूंगा, जितना भी फील्ड में काम होने हैं पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, तो सारे काम के बारे में कुछ कुछ बातें बता देना इस जनरल स्पेसिफिकेशन। और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में ऐसे काम आते हैं जिसमें जो लेबर है या कॉन्ट्रैक्टर है वो उसके लिए पहली बार होगा, कोई नया सा काम जो उसमें वो गलती कर सकता है, तो ऐसे कुछ स्पेशल काम के बारे में सब कुछ बता देना डिटेल कहलाता है। आई एम रिपीटिंग, सारे काम के बारे में कुछ बताना इस जनरल, जो जनरल काम होते हैं, नाम भी समझ में आ रहा है। और कुछ काम के बारे में जिसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसके बारे में सब कुछ बताना, सबके बारे में कुछ बताना और कुछ के बारे में सब बताना इस डिटेल्ड। मतलब कि ऑल वर्क के बारे में बताना, नेचर, क्वालिटी, क्लास ऑफ वर्क, मटेरियल, वो जनरल स्पेसिफिकेशन। और ऑल डिटेल अबाउट फ्यू, कुछ काम के बारे में बताना इज डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये स्पेसिफिकेशन, यहां पे लिखा है कवर नोट क्या होता है, ये आपके लिए यहां पे लिखा है। काम काम की बातें, कौन सी चीज क्या है, क्या ध्यान रखनी, वो खुद में बताते हुए चल रहा हूं।
अगला यहां समझना है, अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ वर्क बट देयर क्वांटिटीज आर नॉट मेंशन टुगेदर विद देयर करंट रेट्स। ये ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारे आइटम्स के बारे में ध्यान से समझना, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया है, बट उनकी क्वांटिटी वहां पर मेंशन्ड नहीं होती, बट उनका जो रेट्स है वो मेंशन्ड होता है, खुद नाम में ही छुपा है, खुद पहचान लो। सही आंसर क्या होगा? शेड्यूल ऑफ रेट। टेंडर तो एडवर्टाइजमेंट की प्रोसेस है, एनालिसिस ऑफ रेट मतलब रेट निकालना काम का, और एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट तो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट है। तो शेड्यूल ऑफ रेट इसका आंसर होगा। So the technique of finding the fair price of an existing building on an property is known as, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम किसी भी कमोडिटी, किसी बिल्डिंग, किसी कार, किसी भी चीज का एग्जैक्ट एक फेयर प्राइस निकाल पाते हैं, उचित दाम, उचित मूल्य निकालना, उस प्रोसेस को कहा जाता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन को हिंदी में बोलेंगे तो अपने आप समझ में आएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन करना। तो सही आंसर क्या होगा? वैल्यूएशन। एस्टिमेशन से तो हम एस्टिमेटेड प्राइस निकालते हैं, क्लियर? एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते हैं। वैल्यूएशन से हम फेयर प्राइस निकाल सकते हैं। अगला आता है, इसका आंसर है प्राइसिंग। प्राइसिंग इसका आंसर गलत है, इसका सही आंसर बच्चों है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इज द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। तो इसका थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, ये बी ऑप्शन बन जाएगा, तो ये सी ऑप्शन बन जाएगा। तो यहां पर हमारे पास वैल्यूएशन है, तो यहां पर ये वैल्यूएशन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस सर्टेन प्रॉफिट इज पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज। देखिए बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? देखो, टेंडर का मतलब है ऑफर, पब्लिक में ऑफर देना कि ऐसा प्रोजेक्ट करना है, जो जो इच्छुक है वो इस टेंडर को भर दो। अब सब लोग टेंडर भरेंगे तो सब लोग अपने रेट दे देंगे, मैं इस काम को इतने में करूंगा, मैं इस काम को इतने में करूंगा मैं। अब डिपार्टमेंट तो एस्टिमेटेड कॉस्ट तो निकाल चुका है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टेंडर में भी लिखी होती है, जो आपने देखा होगा अखबार में विज्ञप्ति निकलती है। तो अब क्या करेंगे, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जब सबके टेंडर भर जाएंगे, जितने भी 5-6 लोग इच्छुक आए, अलग अलग कंपनीज आई, तो अब वहां पर क्या होगा कि सबके जो रेट्स आए, फाइनल कॉस्ट सबको कंपेयर करेंगे, और जो लोवेस्ट बीडर होगा उसके साथ में एग्रीमेंट किया जाएगा कि तुम्हें फलाने टाइम तक ये काम खत्म करना है, और जैसा हम बोलेंगे वैसे करना है, और ये स्पेसिफिकेशन के तहत करना है। तो यहां पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट, अगर एग्जाम में कुछ एग्रीमेंट टाइप के वर्ड पूछ रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर ऑफर वर्ड पूछ रहे हैं तो वो टेंडर है। काम को करने के लिए ऑफरिंग करना वो टेंडर है, और उसके नोटिस को क्या बोलते हैं? उसे एनआईटी बोलते हैं। और टेंडर कितने प्रकार का है बच्चों? तो टेंडर कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार का है तो वो समझना है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 4 प्रकार का है। एक है लमसम कॉन्ट्रैक्ट, जो छोटे मोटे काम में यूज किया जाता है। एक है हमारे पास कॉस्ट प्लस फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एक और इसी के टाइप का है कॉस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। एक और कॉन्ट्रैक्ट है डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट, भी इसको बोलते हैं डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इसको बोलते हैं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इसको बोलते हैं यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। और एक और आता है यहां पे बेसिक रेट कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें यहां पे समझते हैं, लमसम कॉन्ट्रैक्ट जो है ये छोटे मोटे काम में यूज करेंगे, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड मीडियम वर्क में यूज करेंगे। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। और बेसिक रेट कॉन्ट्रैक्ट तब करते हैं जब मार्केट अनस्टेबल हो, जब मार्केट अस्थायी हो, तब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। इसमें सबसे मेन जो पॉइंट आपको ये समझना है कि अभी लमसम में क्या होता है, जैसे कई बार आपने कोई घर पे काम कराया हो कि मान लो आपने कोई माली को बुलाया, ठीक है, मोहल्ले वगैरह में, और उसको बोला कि हम आपको 5,000 रुपए देंगे, हमारा पूरा गार्डन सब ठीक ठाक कर दो, नए पौधे लगा दो, ये सब कर दो, 5,000 रुपए देंगे एक मुश्त। वो हो गया लमसम, इतना काम कर दो इतना। उसमें कैलकुलेट नहीं करते कितनी घास काटोगे, कितने पेड़ पौधे लगाओगे, क्या काटा, क्या जोड़ते नहीं है,
लमसम बेसिस। कॉस्ट प्लस, उसमें अगर हम उससे बोलें कि यार एक काम करो कि जितना तुम्हारे वाजिब खर्चा आएगा उतना हम देंगे, तुम किसी को बुला के काम कराओ, जो भी तुम्हारे लेबर होंगे उनका जो खर्चा आएगा, उनका जो सामान लगेगा वो सब हम देंगे, और तुम जो करवा रहे हो सबको लेके पूरा, उसका तुम्हें हम फिक्स्ड कुछ अमाउंट दे देंगे, 5,000 रुपए तुम्हें दे दिए, या तुम्हें जितना पूरा काम होगा, जितना लेबर का खर्चा आएगा, जितना मटेरियल का, उसका कुछ परसेंटेज तुम्हें दे देंगे। डिटेल्ड में हम उससे बोलेंगे तुम हमें कॉस्ट मत बताओ, तुम तो पूरा लिख के हमें समझाओ पूरा कि तुम्हारी केची कितने की आएगी, तुम्हारा ये सामान कितने का आएगा, तुम्हारी लेबर कितनी आएगी, कितनी लेबर तुम्हें लगेगी, किस दिन कितनी आएगी, हर लेबर का दैनिक भत्ता कितना होगा, हर एक चीज निकालो डिटेल में, और हमें पूरा एक एस्टिमेट बना के दो, और उतना हम तुम्हें पैसे देंगे बस। आइटम रेट हर एक चीज उससे निकाले डिटेल्ड के अंदर, और जितना उसका फिर जो आएगा उसको उसका परसेंटेज दे देंगे। बेसिक रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो हमने एसओआर पढ़ा था, एसओआर में रेट्स मेंशन होते हैं, जो सीपीडब्ल्यूडी फॉर होल इंडिया, सीपीडब्ल्यूडी पब्लिश करती किताब एसओआर जिसको बोलते हैं, उसमें जो रेट लिखे होते हैं वो रेट उस कॉन्ट्रैक्ट को भरते समय लिया जाता है, क्योंकि मार्केट अनस्टेबल है, कुछ मार्केट में पता नहीं क्या एग्जैक्ट रेट्स रहेंगे, बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं, और वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें क्लॉज लिख देते हैं कि अगर मार्केट अनस्टेबल हुआ और प्राइस के दाम बढ़ गए तो ऑनर एक्स्ट्रा पैसे कॉन्ट्रैक्टर को देगा बाद में, और अगर कॉन्ट्रैक्टर के पैसे बच गए तो उतना वो उसको रिटर्न करेगा ऑनर को वापस। उसको बेसिक रेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें एसओआर से रेट लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर है कि अगर आप जब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो दे रहे हो, साथ में कुछ प्रॉफिट दे रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्लस परसेंटेज। अगला आता है वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क इज नोन एज एस्टिमेशन, मेजरेंस, ये थोड़ा वर्ड गलत है, यहां पे एन आना चाहिए, मेंसुरेशन, क्वांटिटी सर्विंग और वैल्यूएशन। देखो वैल्यूएशन का मतलब है किसी भी चीज की वैल्यू पता करना, तो ये अलग चीज हो गई। एस्टिमेशन का मतलब है एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना, किसी भी प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत निकालना, पर उस प्रोजेक्ट में कितना लगभग क्वांटिटी लगने वाली है उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालना। इस क्वांटिटी सर्विंग, सर्विंग का मतलब क्या है, मेजरमेंट करना, मापन करना, क्वांटिटी का, तो ये सही तो आंसर होगा। किसी भी प्रोजेक्ट में जो जो काम लगने वाले हैं, जो जो रिसोर्सेज लगने वाले हैं, उन सब की क्वांटिटी कैलकुलेट करना, ये क्वांटिटी सर्विंग है। और जो व्यक्ति इसे करेगा उसे हम क्वांटिटी सर्वेयर बोलेंगे, और जो व्यक्ति एस्टीमेट बनाएगा उसको एस्टीमेटर कहा जाता है। तो हर डिपार्टमेंट में एक एस्टीमेटर होता है, क्वांटिटी सर्वेयर होता है। क्वांटिटी सर्वे क्वांटिटी निकाल के एस्टीमेटर को देता है, और एस्टीमेटर उन क्वांटिटी में रेट का मल्टीप्लाई करके एस्टीमेटेड कॉस्ट रेडी करता है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, कौन सी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में यूज करते हैं। देखो एस्टीमेट की जो मेथड्स हैं, एस्टीमेट की जो मेथड्स हैं वो मैं आपको बता दूं। प्रोबेबल कॉस्ट निकालने की, एक तो हमारे पास प्रिलिमिनरी है, ठीक है, और प्रिलिमिनरी जो है उसी का हमारे पास एक नाम क्या है, अप्रोक्सीमेट। दूसरा हमारे पास है प्लीन एरिया, बताया था ये आपको, ये इसी के अंतर्गत आती है। एक और है क्यूब रेट एस्टीमेट, ठीक है, इसमें डिटेल हमने जो लेक्चर्स लिए उसमें पूरा मैंने आपको समझाया हर एक चीज। तो प्रिलिमिनरी है, प्लीन एरिया है, क्यूब रेट है, फिर एक और यहां पे आती है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टीमेट, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टीमेट। तो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट कौन है वो आपको पता है, और ये जो तीन हैं ये प्रिलिमिनरी एस्टीमेट की ही तीन वैरायटी है। फिर उसके बाद और कौन कौन से एस्टीमेट आता है, अगला आता है डिटेल्ड एस्टीमेट, आइटम रेट एस्टीमेट। फिर अगर प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर बनता है रिवाइज्ड एस्टीमेट। फिर कुछ काम एक्स्ट्रा आ जाए, यहां पे काम एक्स्ट्रा नहीं आया, मटेरियल में कुछ चेंजेस आए, मटेरियल काम उतने ही है, यहां पे काम एक्स्ट्रा आ गया तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। अगर कुछ काम कोई बीच में रुक जाता है, कोई प्रोजेक्ट बीच में रुक गया, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, फिर से प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, तो अब बनाया जाता है सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट। एंड लास्ट आता है AR&AM, इसका मैं फुल फॉर्म बोल देता हूं, एनुअल रिपेयर एंड एनुअल मेंटेनेंस एस्टीमेट।
और एक और होता है स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट। एनुअल रिपेयर, एनुअल मेंटेनेंस, जिसके लिए 10% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का हर साल 10% खर्च होता है। पर अगर कोई ऐसा रिपेयर है जो उसके तहत नहीं हो सकता, ज्यादा खर्चा आ रहा है उस काम में, तो उसको स्पेशल रिपेयर के अकॉर्डिंग करा जाता है। तो उसका जो एस्टीमेट बनाएंगे उसे स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट बोलेंगे। तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो SRM हो जाएगा, स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट, SRE। सो अब यहां पर इतनी एस्टीमेट की वैरायटी है। जो सेंट्रल लाइन या शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड है, ये एस्टीमेट की वैरायटी नहीं है। ये जब हम क्वांटिटी निकालते हैं बिल्डिंग में, दीवार कितनी बननी है, गड्ढा कितना होना है, प्लास्टर काम कितना होना है ना, उन सब के लिए मेथड यूज होती है क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए। सेंट्रल लाइन भी उसी के लिए है, सेंट्रल लाइन भी क्वांटिटी के लिए है। ये क्या पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट की कौन सी मेथड है। शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल अगेन वही चीज है। तो सही आंसर होगा सी, प्लीनथ एरिया मेथड। प्लीनथ एरिया मेथड एस्टीमेट की एक मेथड है ना। तो ये 10 मेथड ध्यान रखनी है। एस्टीमेट कौन सा है, तो भैया ये है। ये कौन है सर, तो ये तो हमारे बिल्डिंग का नक्शा हमें दिया होता है और उससे एक्सकेवेशन, खुदाई कार्य कितना होना है, सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन कितना होना है, ब्रिक वर्क कितना होना है फाउंडेशन में, ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर में कितना होना है, कितने में प्लास्टर होना है, वो इन सबसे पता किया जाता है ड्राइंग को देखकर, इन मेथड से, शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड से या सेंट्रल लाइन मेथड से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following estimate is carried out if the sanctioned estimate exceeds the 5% ड्यू टू चेंज इन दी प्राइस। अभी मैंने आपको बताया था अगर एक्स्ट्रा कोई वर्क आ जाता है तो हम कौन सा बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, बताया था। क्या इसमें ऐसा बोला कोई एक्स्ट्रा काम आया, नहीं। मैंने बोला कोई भी वर्क बीच में रुक गया था, पार्शियली अबेंडन, और दोबारा से वो प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट हुआ, तो कौन सा बनाएंगे, तो बनाएंगे सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड। उसके अलावा कुछ भी बोला जाए कि जो सैंक्शनड एस्टीमेट है वो 5% एक्सीड कर गया, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 10% एक्सीड कर गया, ऐसी कुछ भी कंडीशन है, सबका आंसर होगा रिवाइज्ड एस्टीमेट। ये मैंने बताया था, रिवाइज्ड मतलब कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, पैसा बढ़ गया, पैसा बच गया, ठीक है, मटेरियल में कुछ चेंजेस आ गए, सब रिवाइज्ड। काम एक्स्ट्रा आ गया, सप्लीमेंट्री। और कोई काम बीच में प्रोजेक्ट रुक गया था और उसके बाद फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड बनेगा। विच, ये पूरा यहां पे लिखा हुआ है, सारी कंडीशन है। रिवाइज एस्टीमेट कब कब बनाते हैं, अगर जो ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट है, जितना पैसा सरकार से मिला है कॉन्ट्रैक्टर को, सुनिश्चित हुआ है, वो 5% से एक्सीड कर जाए। और तब भी बनाते हैं जब कुछ मटेरियल डेविएशन आ जाए बट कॉस्ट में कोई चेंजेस ना आए। और तब भी बनाते हैं रिवाइज्ड को जब एक्सपेंडिचर, मतलब जितना खर्चा हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर का पूरे प्रोजेक्ट में, वो 10% से ज्यादा निकल जाए सैंक्शन अमाउंट के। मतलब पहले कब बनाया, जब सैंक्शन जितना अमाउंट उसको मिला है, जितना अमाउंट मिला है, ठीक है, ओरिजिनल सैंक्शन एस्टीमेट दी एक्सपेंडिचर, मतलब जितना अमाउंट मिला है वो ज्यादा हो गया 5% खर्चे से, तो उसको सरकार को देना पड़ेगा रिटर्न, तो उसका एक रिवाइज एस्टीमेट बनेंगे, इतना इतना पैसा यहां से बचाए। वहीं पर अगर खर्चा ज्यादा हो जाए और पैसे कम सैंक्शन हुए, तो इतना ऑनर यानी गवर्नमेंट उसको एक्स्ट्रा देगी पैसा, जो भी उसका लगा है कॉन्ट्रैक्टर का, उसके लिए भी रिवाइज एस्टीमेट बनेगा। और अगर मटेरियल में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो भी रिवाइज्ड बनेगा। काम एक्स्ट्रा आया तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, और काम बीच में रुक गया था तो सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड। Which of the following is the estimated by using a bending schedule? एक टर्म आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, बार बेंडिंग शेड्यूल, BBS। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या चीज होती है, देखो बार बेंडिंग शेड्यूल आप ऐसा समझ लो, एक इंफॉर्मेशन होती है, एक लिस्ट बोल सकते हो, एक ड्राइंग बोल सकते हो। ऐसी ड्राइंग होती है जिसमें फील्ड में जितना स्टील का, और यानी वायर, स्टील समझते हैं, जो वायर्स यूज होते हैं, ठीक है, कहां कहां यूज होते हैं स्टील वायर, मेनली मैं बात कर रहा हूं आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी क्या होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जैसे ब्रिज में आपने देखा होगा, ब्रिज में पियर बनते हैं, तो कभी ब्रिज बनते देखा हो तो वो जो पियर बनता है उसमें देखे होंगे बहुत सारे सरिये लगे होते हैं, फिर ऐसे सरिये भी उनको बांधते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं होगा कि जो लेबर है वो खुद से पूरा बनाते होंगे, उसको जो डिजाइन करने वाला है वो डिजाइन इंजीनियर कोई अलग होता होगा, और जो फील्ड पे उन लेबरों से काम करवा रहा है, जो वहां सुपरवाइजर है, वो अलग होता होगा।
अब डिजाइन इंजीनियर ने सोच लिया, ठीक है, और उसने डिजाइन बना के दे दी कि ऐसा कॉलम बनाना है, तो क्या बनाने से खाली वो हो जाएगा? सरिये बीच में कहां मुड़ना है, कितना मुड़ना है, कहां कितना सरिया देना है, उसकी भी एक ड्राइंग बनाई जाती है, उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, और उसको बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी लिस्ट जिसमें रेनफोर्समेंट और बाइंडिंग वायर, आरसीसी वर्क संबंधित रेनफोर्समेंट बाइंडिंग वायर की हर एक डिटेल्ड जानकारी, कहां बार मोड़ेंगे, कितना बार को बेंड करेंगे, कितना हुक देंगे, कहां क्रैंक लेंथ कितनी आएगी, बहुत सारी चीजें बीबीएस के अंदर आती। तो आपको सिर्फ बीबीएस से ध्यान रखना है, बीबीएस मतलब स्टील और बाइंडिंग वायर। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? स्टील वर्क। Bar bending schedule is a list of reinforcement bar for giving RCC work and is presented in a tabular form for easy usual reference. This table summarizes all the needed particulars of bar's diameter. बार का शेप कैसा होगा, बेंड कैसे करेंगे, लंबाई कितनी होगी, सीधी कितनी रखनी है बार, कहां तक रखनी है, एंगल ऑफ बेंड क्या होगा, पूरी बार की लंबाई कितनी होगी, ऐसे कितनी बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी सारी जानकारी जो होती है वो बीबीएस के अंदर होती है। तो बच्चों ये था हमारा सेशन जिसके अंदर एस्टिमेशन का ये मैंने पहला पार्ट आपके साथ लिया। आगे और भी सेशन आएंगे ताकि मैं आपके एस्टिमेशन, मतलब यहां पर मेरा अप्रोच आपको एस्टिमेशन सिखाने का नहीं है, बट आपको एस्टिमेशन याद कराने का है। ठीक है, मतलब मुझे भी पता है कि एस्टिमेट क्या होता है, कितना होता है, आपकी दूसरी ब्रांच भी हो सकती है, तो वो आपके लिए इस टाइम पे पूरा याद करना, डिटेल में जाना, एस्टिमेशन समझना एक अलग ही चीज हो जाएगी। तो हम यहां पर कोई अलग रास्ता या अलग नदी या अलग कुछ करने नहीं आए। हम यहां पर इस टाइम के अंदर के जितने टाइम, अगर आप आधे घंटे में वीडियो देख रहे हैं, तो इसका पर्पस, मेरा पर्पस, मेरी एनर्जी देने का पर्पस सिर्फ एकमात्र ये है कि मैं उतना बता दूं कि अगर मान लो उससे कुछ याद रखे जाने वाली चीज, कि हाँ अगर ऐसा बीबीएस आया तो स्टिल याद रखना है, और आप उसको टिक कर दें। ठीक है, तो ये मैं अप्रोच लेके चल रहा हूं। अगर कुछ भी इसमें चेंजेस आपको लगते हैं, कुछ भी चीज लगती है, तो आप चैट सेशन में कम्युनिकेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको इसमें और क्या चेंजेस चाहिए। बाकी आई होप कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।